नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। फ्रांस में 17 साल की युवक नाहेल की मौत के बाद से देश जल रहा है। बड़ी तादाद में लोगों ने सड़क पर उतरकर स्कूल, वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। कई स्टोर्स में तो तोड़फोड़ के साथ लूटपाट तक की गई। राष्ट्रपति मैक्रों ने शांति के लिए कई बार लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि ये गुनाह माफी के लायक नहीं है और कानून अपना काम करेगा। वहीं पुलिस पर नस्लवाद और हिंसा के आरोप लग रहे हैं। देश भर में हिंसक प्रदर्शनों को शांत कराने के लिए 45,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि करीब 3,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सात दिन से फ्रांस हिंसा की आग में सुलग रहा है और कई शहरों में अभी भी हालत सामान्य नहीं हुई। खुलेआम फायरिंग हो रही है, जिसे जहां जगह मिल रही वो छिप कर जान बचा रहा है। लोग एक दूसरे पर वार करने से नहीं चूक रहे। 17 साल के लड़के की पुलिस फायरिंग में मौत के बाद से लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। हालात पर काबू पाने के लिए 45,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सरकार प्रदर्शनकारियों पर नकेल कस रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि फ्रांस में हो रही हिंसा के जिम्मेदार वो मुस्लिम शरणार्थी हैं जो दूसरे इस्लामिक देशों से आकर फ्रांस में बस गए हैं। इसी बीच फिलिस्तीन के एक मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो धमकी देता हुआ दिख रहा है कि फ्रांस एक दिन मुस्लिम देश बन जाएगा। वायरल हुए वीडियो में मौलाना पूरे यूरोप को धमकाते हुए कह रहा है, إذن يعني هذا بدلل على أن هذه الأحداث تنبئ أنه بمقدور أمة الإسلام أن تعود كما كانت وأن يعني تنشر دين الإسلام بإذن الله عز وجل. فإذا القضية بأنه سينشر سلطان الإسلام على العالم كله بإحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو نستعين بالله عز وجل ونقاتلهم حتى يخضع العالم جميعا. हालांकि ये वीडियो 3 साल पुराना है, लेकिन फ्रांस में चल रहे हालातों के बाद ये वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। फिलिस्तीन के इस मौलाना का सपना है और फरमान है कि अब फिर से इस्लाम को चारों तरफ फैलाना होगा, जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंच जाएगा। फिलिस्तीनी मौलाना की जहरीली जुबान का ही नतीजा है कि दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रही है। फिलिस्तीनी मौलाना जैसी जहरीली जुबान ही फ्रांस में हो रहे दंगों का नतीजा है, क्योंकि फ्रांस के पुलिस चीफ ने कहा है कि ये दंगा नहीं, जंग है। Nous, quand on est intervenu, pour nous, c'était pas des émeutes, c'était la guerre. Les gens qui étaient en face de nous étaient là pour nous tuer. On prend des cocktails Molotov, on prend des pavés, ils viennent au contact, ils sont à 3 mètres de nous à nous jeter des pavés énormes, à nous tirer dessus au mortier, à nous jeter des cocktails Molotov dessus. वहीं फिलिस्तीनी मौलाना के उलट ट्विटर पर मौलाना इमाम तौहीदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो भी पुराना है और मौलाना तौहीदी फ्रांस समेत पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों को इस्लामिक चरमपंथ को लेकर चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। So, Macron, the president of France, recently said the Islamic world is in a crisis. In my opinion, yeah, we do have problems. We do have Boko Haram, we have Al-Qaeda, we have Taliban. We have problems, but the broader picture, Islam is very successful, it's growing very fast. And we're doing really well. Dubai is not in a crisis. Abu Dhabi, the UAE, Bahrain, Oman, Kuwait, there's no crisis there. The Muslim countries are doing good there. Only some places there's a problem. I say, no, you are in a crisis. You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work, they want free welfare. They want to marry French women, blonde hair, blue eyes. They don't have time. हालांकि इमाम तौहीदी का जो वीडियो वायरल हुआ है वो 9 सितंबर 2022 का है। वायरल हो रहे इस वीडियो में तौहीदी ने
चरमपंथ इस्लामवाद और राजनीतिक इस्लाम के बारे में बात की है। फ्रांस में हो रही हिंसा पर ट्वीट करते हुए मौलाना तौहीदी ने लिखा, फ्रांस के लिए शांति कायम करने का एकमात्र तरीका सच्चाई और तथ्य है। झूठ और असत्य शांति की नींव नहीं हो सकती। सच तो ये है कि फ्रांस ने अपनी समस्याएं आयातित की। मैं आयातित कहता हूं क्योंकि उन्होंने इन कट्टरपंथियों और उनके व्यवहार के लिए वास्तविक नीतियों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया, ये सोचकर ही उन्हें सस्ते श्रम और वोटों से लाभ होगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिंसा फैलने की वजह सोशल मीडिया और बच्चों की खराब परवरिश बताई है। पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं में सोशल मीडिया ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ सड़कों पर रह रहे हैं और उन्हें वीडियो गेम की तरह लत लग गई है। हालांकि फ्रांस के इतिहास में नस्लीय भेदभाव की ये कोई नई घटना नहीं है। हैरानी की बात है कि साल 2018 में फ्रांस अपने संविधान में नस्लीय भेदभाव से जुड़ा संशोधन कर चुका है। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान से रेस यानी नस्ल शब्द हटाया था। सवाल है कि क्या नस्ल शब्द हटाए जाने से नस्लीय भेदभाव खत्म हो गया? बता दें, फ्रांस की राजधानी पेरिस से लगे नेंतेरे में 27 जून को अल्जेरियाई मूल के एक 17 साल के लड़के नाहेल की मौत के बाद हिंसा भड़की थी। पुलिस का कहना है कि लड़का गलत तरीके से कार चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। उसके बाद जब उसने भागने की कोशिश की तो गोली चलानी पड़ी। नाहेल अफ्रीकी मूल का युवक था, लेकिन फ्रांस की सड़कों पर हो रही इस धार्मिक नारेबाजी से सवाल उठता है कि क्या वहां हो रहे प्रदर्शन ने धार्मिक रूप ले लिया है? Allahu Akbar, Allahu Akbar. On n'a pas peur. On est des musulmans, alhamdoulilah. Si la police nous tue, on a le droit de tuer. C'est écrit dans le Coran. अब तो फ्रांस में हो रही हिंसा को देखकर सोशल मीडिया में अफगानिस्तान के तालिबान से तुलना की जा रही है और अफगानिस्तान को फ्रांस से बेहतर माना जा रहा है। अफ्रीकी मूल के नाहेल की हत्या के बाद से ही बड़ी संख्या में फ्रांस की सड़कों पर अश्वेत नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं फ्रांस की पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर अश्वेत और अरब मूल के लोगों को निशाना बना रही है। इन सब के बीच फ्रांस में श्वेतों और अश्वेतों या अरब लोगों के बीच खाई और चौड़ी होती जा रही है। इसलिए 17 साल के नाहेल की पुलिस फायरिंग में मौत के बाद भड़के दंगों पर विराम नहीं लग पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजरायल ने फिलिस्तीन पर ताबड़तोड़ हमला कर एक बार फिर दिखा दिया है कि वो आतंक को लेकर कितना सतर्क है। इजरायल फिलिस्तीन के चरमपंथियों के ठिकानों पर जोरदार हमला कर रहा है, जिससे फिलिस्तीन में हड़कंप मचा हुआ है। फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक के जेनिन में पिछले कुछ समय से आतंकवादी हमले हो रहे थे, तो इजरायल ने वहां घुसकर आतंक की सफाई का ऑपरेशन चला दिया। इजराइल ने फिलिस्तीनी चरमपंथियों के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। यह फिलिस्तीन में इजराइल का पिछले 20 साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले 2002 में एक हफ्ते से ज्यादा चली लड़ाई में 50 से अधिक फिलिस्तीनी और 23 इजरायली सैनिक मारे गए थे। लगभग 2 दशकों बाद अब ये एक और बड़ा हमला है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के जवानों ने आधी रात को चरमपंथियों पर धावा बोला और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इजराइल के इस ऑपरेशन में उसकी एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया और फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक इलाके के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कम से कम 8 फिलिस्तीनियों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस ऑपरेशन में इजराइल ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मदद से वो फिलिस्तीनी चरमपंथियों के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। इलाके में पूरे दिन गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। यहां इजरायली सैनिकों और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों के बीच झड़पें जारी हैं। इजराइल ने कहा कि जेनिन शहर में मौजूद रिफ्यूजी कैंप्स का इस्तेमाल आतंकियों को छिपाने और हथियार रखने के लिए हो रहा है। फिलिस्तीन में मौजूद हमास के आतंकी कई दिनों से इजराइल पर हमले कर रहे थे।
इस दौरान रॉकेट्स के साथ मोर्टार और गन का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने सोमवार सुबह जेनिन पर एयर स्ट्राइक की। इजरायल का दावा है कि जेनिन शहर में मौजूद आतंकवादियों ने पिछले साल 25 इजरायली नागरिकों की जान ले ली थी। इसलिए इजरायल का कहना है कि वो जब तक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के एक एक चरमपंथी को मौत की नींद नहीं सुला देगा, तब तक उसका ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। और इजरायल ने पिछले महीने धमकी देते हुए कहा था कि सभी विकल्प खुले हैं। बता दें कि सुबह के समय में कम से कम 6 ड्रोन शहर और आसपास के शिविर के ऊपर चक्कर लगाते देखे गए थे। यहां आधे वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में लगभग 14,000 शरणार्थी रहते हैं। ये शिविर पूरे वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा के केंद्र में रहा है, जिसने वाशिंगटन से लेकर अरब दुनिया तक चिंता बढ़ा दी है। इसी के चलते अब तक लगभग 1 दशक से रुकी हुई राजनीतिक वार्ता को फिर से शुरू करने का रास्ता नहीं साफ हो सका है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वो कंट्रोल रूम में बैठकर ऑपरेशन की एक-एक जानकारी लेते हुए दिखाई दी। בחודשים האחרונים ג'נין הפכה לעיר מקלט הטרור. אנחנו שמים לזה סוף. כוחותינו נכנסו לג'נין לקני המחבלים. הם מחסלים מחבלים, הם עוצרים מבוקשים, הם עושים מפקדות, תופסים הרבה נשק, והם עושים דבר נוסף, הם הורסים מעבדות. गौरतलब है कि 1 वर्ष से अधिक समय में जेनिन जैसे शहरों में सेना की छापेमारी बढ़ गई है, जबकि इजरायलियों के खिलाफ फिलिस्तीनियों की तरफ से घातक हमले किए जा रहे हैं। हालांकि वेस्ट बैंक इजरायल के कब्जे में है और यहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। हाल ही में जेनिन शहर में एक नया आतंकी संगठन बना है, जिसका नाम जेनिन बटालियन है। इजरायल का कहना है कि जेनिन बटालियन इजरायल पर जनवरी से अब तक इस संगठन ने 50 हमले किए हैं। फिलिस्तीनी चरमपंथियों पर इस कड़े एक्शन के बीच इजरायल की नजर फ्रांस के दंगों पर भी लगी हुई है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी फ्रांस में जारी दंगों पर न सिर्फ पैनी नजर रख रही है, इजरायल के गृह मंत्री को लगता है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इलाके में अक्सर पुलिस और अरब मुल्क के लोगों के बीच जो झड़पें होती हैं, वो किसी भी वक्त फ्रांस के दंगों का रूप ले सकती है। इजरायल फ्रांस में हो रहे दंगे को काबू करने की रणनीति में खामियों को दुरुस्त कर भविष्य के लिए अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है, ताकि अपने नागरिकों को चरमपंथी और दंगाइयों से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने एक बार फिर से मॉस्को को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन ने मॉस्को पर कम से कम 5 ड्रोन हमले किए, जिसे रूस ने या तो मार गिराया या जाम कर दिया। रूस ने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों के चलते राजधानी के प्रमुख एयरपोर्ट पर कई घंटों तक उड़ानें प्रभावित रहीं और विमानों को डायवर्ट करना पड़ा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस वक्त एससीओ की बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे, उस दौरान रूस की राजधानी मॉस्को के आसमान में यूक्रेन के ड्रोन का खतरा मंडरा रहा था। रूस और यूक्रेन में ड्रोन युद्ध हो रहा है, जिसमें मॉस्को में अपने ड्रोन देखकर यूक्रेन अपनी ताकत दिखाने में लगा है। ये मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन की तस्वीर है। यूक्रेन ने जिस तरह रूस को कीव पर हुए हमले का करारा जवाब दिया, सुबह सुबह मॉस्को के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन देखकर रूस के लोग डर गए। यूक्रेन ने मॉस्को के पास बने सैन्य अड्डे और मॉस्को के एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की। रूस में ड्रोन अटैक की वजह से मॉस्को एयरपोर्ट से 10 फ्लाइट के रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। हालांकि मॉस्को में 2 ड्रोन को मार गिराया गया, वहीं 1 ड्रोन को मॉस्को के दक्षिण पश्चिमी इलाके में उड़ा दिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन के जरिए एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ड्रोन अटैक से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये बताना चाहता है कि अगर रूस उसकी राजधानी कीव को ड्रोन से निशाना बनाएगा, तो वो रूस पर ड्रोन से जवाबी हमला कर सकता है। ये यूक्रेन के बाखमुत शहर में रूस के टैंक को उड़ाने की तस्वीर है, जहां पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन के इन हमलों का रूस भी जोरदार जवाब दे रहा है। उसके टैंक्स यूक्रेन की सेना के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। मॉस्को से यूक्रेन के ड्रोन हमले से पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा ड्रोन हमला किया।
वैगनर आर्मी के विद्रोह के बाद कीव पर यह रूस का बड़ा हमला था। ये हमला इतना ज्यादा बड़ा था कि ज़ेलेंस्की को भी कहना पड़ा कि उनके पास इस तरह के हमलों से निपटने की क्षमता नहीं है। На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні, завдавши чергового терористичного удару по місту Сумі. कीव के अलावा यूक्रेन के सूमी शहर को भी रूस ने ड्रोन से निशाना बनाया। इस हमले में आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। Сьогодні близько об 11 окупанти вдарили по центру Сум. Ворог здійснив атаку БПЛА типу «Шахед». Зафіксовано 4 удари, внаслідок чого було пошкоджено житлові багатоповерхівки. Наразі відомо про щонайменше 1 загиблу особу та 16 поранених. रूस ने अपने अत्याधुनिक हैवी स्टेल्थ ड्रोन S-70 ओखोतनिक से यूक्रेन के सूमी इलाके में हमला किया और रूसी सैनिकों के टारगेट पर यूक्रेन के सैन्य अड्डे थे। रूस का ये ड्रोन मॉस्को से उड़कर यूक्रेन पहुंचा और हमला करके लौट गया। रूस की तरफ से युद्ध में इतने खतरनाक ड्रोन का पहली बार इस्तेमाल किया गया। जिस S-17 ओखोतनिक हैवी स्टेल्थ ड्रोन से हमला किया गया वो अभी रूस की सेना में शामिल नहीं हुआ है। फिलहाल उसका अभी ट्रायल चल रहा है। इस ड्रोन ने साल 2019 में पहली बार उड़ान भरी और इसका वजन करीब 20 टन है। वहीं विंग स्पैन 65 फीट का है। फिलहाल इसकी अधिकतम रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ड्रोन को रिमोट से चलाया जाता है या फिर लोकेशन फीड कर दीजिए, ये जाएगा वहां पर बमबारी करके वापस आ जाएगा। इस ड्रोन को सुखोई और मिकोयान से मिलकर डिजाइन किया गया है। इसकी पहली उड़ान 3 अगस्त 2019 को हुई थी। अगले साल रूस इसे अपनी सेना में शामिल करेगा। इस हैवी ड्रोन का विकास रूस ने इसलिए किया ताकि अमेरिका के स्काई बोर्ग प्रोग्राम को टक्कर दे सके। S-70 ओखोतनिक हैवी स्टेल्थ ड्रोन की रेंज 6000 किलोमीटर है, यानी शांति के दौरान इतनी लंबी उड़ान भर सकता है, लेकिन युद्ध के दौरान इसकी रेंज आधी हो जाती है क्योंकि इसमें हथियार लगाए जाते हैं। रूस की तैयारी है कि वो अपने प्रोजेक्ट इवान रोगोव विमान वाहक युद्धपोत के लिए 4 ओखोतनिक ड्रोन्स बनाएगा जो उस युद्धपोत पर तैनात रहेंगे ताकि किसी भी देश में निगरानी की जा सके या फिर स्ट्राइक मिशन किया जा सके। स्ट्राइक इसलिए आसान है क्योंकि ये आसमान में दिखता नहीं और साथ ही इसमें आवाज न के बराबर है, इसलिए ये पता चलता है कि आसमान में कुछ उड़ रहा है जो घातक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।